नमस्कार दोस्तों, हमारी लूसेंट हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो जो कि 7वीं वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे हमारा यादव वंश, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हम इसको कवर कर लेते हैं ताकि हमारा कोई पोर्शन ना छूटे। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम द्वारा की गई थी। आपको ये फैक्चुअल 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। यादव वंश की स्थापना किसने की थी? भीलम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था और इस वंश का अंतिम राजा था रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर, ये इंपॉर्टेंट है कि मलिक काफूर किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट हमारे है होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने होयसल वंश की राजधानी द्वार समुंदर। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुंदर थी, आधुनिक हेलीवीड। नेक्स्ट हमारा है कदम वंश। कदम वंश की स्थापना म्यूर शर्मन ने की थी। म्यूर शर्मन ने की थी और इसकी राजधानी थी वनवासी। नेक्स्ट हमारा वंश है गंगवंश। गंगवंश के संस्थापक है वज्रहस्त। देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैचिंग में आ सकता है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे। जिस प्रकार कदम वंश के संस्थापक म्यूर शर्मन थे, गंगवंश के संस्थापक वज्रहस्त थे और होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है। और हमारा नेक्स्ट था यादव वंश के संस्थापक भीलम पंचम थे। इसी प्रकार काकतीय वंश के संस्थापक, इसके बारे में क्वेश्चन भी आया हुआ है। काकतीय वंश की महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सी थी? यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन 2018 के आसपास, 1800 के आसपास आया था। काकतीय वंश के संस्थापक थे बिट्टा प्रथम थे, जिसने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इतना ही काफ़ी है। और नेक्स्ट हमारा पाल वंश। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी 2020 के मेंस में पाल वंश का क्वेश्चन आया था कि पाल वंश ने बौद्ध धर्म के विकास में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये 7वीं सदी से के आसपास इसने शासन किया। इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना सबको पता है कि धर्मपाल ने की थी, इसी प्रकार जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नद्यपाल आदि थे। पाल वंश का सबसे महान संस्थापक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कनौज के त्रिपक्षीय वंश में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से धर्मपाल ने भाग लिया था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यक विद्या का विकास पाल शासक के समय में हुआ था। पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और हमारा नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर, अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार तीन रचनाएं हैं जिसकी रचना हर्षवर्धन ने की थी, जिसको आपको पता है प्रियदर्शी का ऐसे कुछ 3 हैं, अभी याद नहीं आ रहे, रत्नावली टाइप की। इसी प्रकार बल्लाल सेन जो सेन वंश का शासक था, इसने 2 ग्रंथों की रचना की, दान सागर, अद्भुत सागर।
अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। क्वेश्चन में आ सकता है कि जयदेव जो गीत गोविंद के लेखक थे वो किसके राज्य दरबार के लेखक थे? लक्ष्मण सेन के। और ये भी आ सकता है कि पवनदूत के लेखक कौन थे? धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक थे हलायुध। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की। सेन वंश का प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का हिंदू शासक था। नेक्स्ट हमारा कश्मीर के राजवंश इम्पोर्टेंट है। कश्मीर में कालक्रम भी पूछ सकते हैं। इसमें कारकोट वंश, उत्पल वंश और लाहौर वंश KUL याद रख सकते हैं। कश्मीर में जो राजवंश का कालक्रम था कारकोट वंश, उत्पल वंश और लाहौर वंश यानी KUL। कुल 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकट वंश की स्थापना की। कारकट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्धन ने। हेंग सान ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है ललितादित्य मुक्ता पीड़। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का शासक कौन था? अवंती वर्मन। अवंती वर्मपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की राजधानी दीदा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। आपको याद रखना है KUL, ये कूट शब्द है। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लाहौर वंश। इसके बाद अगर आप याद रखें तो कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। और लाहौर वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। कौन थे? संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अंत राजा हुआ। उसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में इसकी सहायता की। और लोहार वंश का शासक हर्षवर्धन, हर्ष विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कल्हण की राज त्रिगणी है ये कश्मीर के शासन के ऊपर आधारित है और हर्ष का महत्वपूर्ण कवि रहा है। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। इसने 1128 में 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राज त्रिगणी का विवरण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य है कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। हमारा आ गया नेक्स्ट वंश कौन से हैं? राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। इसमें एक है गुर्जर प्रतिहार वंश जो कनौज के त्रिपक्षीय युद्ध में भागीदार थे। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम शासक राजा यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी, 11वीं सदी के मध्य में की थी। दिल्ली नगर की फैक्चुअल क्वेश्चन है UPPCS जैसे जो BPSC टाइप के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? अनंग पाल ने की थी। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रगाढ़ पंडित था जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था।
गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्कर जिन विहार बनवाई। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री शिवंगिता का अपहरण कर लिया। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर युद्ध में मार डाला। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इम्पोर्टेंट चौहान वंश, जिसमें पृथ्वीराज चौहान एक महत्वपूर्ण राजा हुआ। पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो तराइन का युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज तृतीय के काल में हुआ था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अर्णोराज के पुत्र विगर चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विगरराज चतुर्थ के राजकवि थे। उन्होंने ललित विगरराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विगरराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था और चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय और गौरी की हार हुई। तराइन की दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज की मृत्यु भी हो गई, जिसमें जो गौरी ने षड्यंत्र करके पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया। नेक्स्ट हमारा परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी और परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नसिद्धेय चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं परमंद चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नव सहसा चरित के रचिता पद्मगुप्त, दशक रूपक के रचिता धनंजय, धनिक, हलायुध व अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित भाषाशक था राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और उस अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलंग खां ने मालों पर अधिकार कर लिया। चंदेल खां इम्पोर्टेंट वंश है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का शासन हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजक भुक्ति है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ननुक। इसकी राजधानी खुजराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलंजर से खुजराहो में स्थानांतरित की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया। उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिससे उसने खुजराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था
जिसने मोहम्मद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदेव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। सोलंकी वंश जो कि गुजरात में था, गुजरात के चालुक्य शासक थे। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म था जो गुजरात के में शासन करते थे। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। मोढेरा का सूर्य का मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, जो सोलंकी राजाओं के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण, क्योंकि एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर नहीं है, जिसमें से सूर्य का कोणार्क मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर और अलोकेश्वर मंदिर में से आपको निकालना था। हमको पता था लोकेश्वर मंदिर शिव मंदिर है, इसलिए उसको एलिमिनेट कर सकते थे हम। एलिमिनेशन ट्रिक अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स जो प्रीवियस पेपर है उसमें भी कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वंश है कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी, न कि त्रिपुरा बल्कि त्रिपुरी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगे देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्य काल में सवर्ण सिखों के विलुप्त हो जाने के पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में रहते थे। नेक्स्ट हमारा सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजय के उपलक्ष्य में सिसोदिया जो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा किया गया था। और खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में, क्योंकि कई बार यूपीएससी स्टेट पीसीएस में कालक्रम के बारे में ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट टाइम भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। जिस प्रकार एक क्वेश्चन आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इस तरह से, और जो नौसेना का विद्रोह है, आपको कालक्रम के अनुसार सजाना था। आपको याद रखना है खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है हिस्ट्री का, मिडिवल हिस्ट्री। भारत में अरबों का आक्रमण किससे शुरुआत करते हम? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था और अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत में अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना। मोहम्मद गजनी अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुतगीन था। मोहम्मद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था।
मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 में किया था। यह आक्रमण शाही राज्यपाल जयपाल के विरुद्ध था। इसने जयपाल की पराजय हुई। मोहम्मद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मोहम्मद गजनी ने थानेसर के चक्कर स्वामी की कांस्य निर्मित आदम कदम प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 जो सोमनाथ का आक्रमण हुआ था, और ये जो गंग वंश का शासक था, सोलंकी वंश का शासक था, उसके काल में हुआ था। इस मंदिर की लूट में करीब उसे 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए अहिलवाड़ के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण था। क्वेश्चन आ सकता है, मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के, गुजरों के या सोमनाथ मंदिर के ऊपर? मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हुई। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूकी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। हमारा है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। इस गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध आपको हमने बता दिया है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ और दूसरे युद्ध में गौरी विजय हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की यानी पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई थी। तीसरा है चंदावर युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में और मोहम्मद गौरी विजय हुआ। ये कालक्रम भी आ सकता है, आपको याद रखना कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते गए थे और इसी में था एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। उसने भारत दिल्ली सल्तनत के शासन को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 को कर दी थी। अब हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट काल स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट भाग स्टार्ट हो गया। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी और गुलाम वंश की स्थापना भी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने, जो कि इसका दामाद भी था और उत्तराधिकारी भी था। दिल्ली का कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने ही बनवाया था। ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय किसने ख़त्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था? ऐबक के सेनापति था बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु 1210 में चुगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है ना। बाबर की मृत्यु भी सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण हो गई थी और ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। एक बार ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है। जो दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों का कालक्रम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह और रजिया सुल्तान, आपको ये बताना है। लेकिन आपको ये याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच आराम शाह भी आया था, जो कि लेकिन 8 महीने तक ही शासन किया। उसके बाद आया आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्की का इलबरी तुर्क था जो ऐबक का
गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बंदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश का पहला आक्रमण 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। अगर आप कुछ फैक्चुअल याद नोट करना चाहते हैं, इस ब्लॉक में दिए हुए हैं। इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार को काम पूरा किया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने और चांदी का टंका और तांबे का जितल एकता प्रणाली चलाई इल्तुतमिश द्वारा, और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन शाह फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। जिस प्रकार आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में आराम शाह बैठा था, और इल्तुतमिश और रजिया के बीच में एक और शासक था रुकनुद्दीन फिरोज, वो भी कुछ समय तक शासन कर पाया। और रजिया सुल्तान जो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद आई थी, वो रजिया बेगम पहली प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर और पुरुषों की तरह धोगा, काबा और कुलाहा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुर को अमीर ए अखूर नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मौद्दीन बराम शाह को बिठा दिया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही और कैथल में मारेगी। कैथल ये हरियाणा का एक प्रमुख शहर है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद शाह 1242 में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मोहम्मद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। और नसीरुद्दीन मोहम्मद पहला सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन शाह से कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगामी, ये 40 जो वो थे ना, 40 व्यक्तियों का संगठन था, वो इल्तुतमिश ने बना था। इसका विनाश बलबन ने कर दिया। बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। विनाश किसने कर दिया? बलबन ने। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोल के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज सिजदा इक्वेशन परी में भी आया था। सिजदा और पबोस प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन द्वारा। और बलबन ने लोह और रक्त की नीति का भी पालन किया। और नवरोज उत्सव को मनाने का किसने शुरू किया? बलबन द्वारा। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को अलुंग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर्स था। इसके बाद आता है, पहले आया गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश। इसको स्थापना ये चला था 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन के समाप्त कर देने के बाद 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने किलो खेरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन और स्थायी सेना
के रूप में नींव रखी। मतलब ये आ सकता है कि नकद वेतन की प्रथा, घोड़े को दागने की व्यवस्था जो प्रथा है, और स्थायी सेना की रखने की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका पूरा बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसाप। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी किसके द्वारा की थी? अलाउद्दीन खिलजी कट्टर मुसलमान था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, जो कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा शोषणकारी व्यवस्था थी। इसने खमस लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से के स्थान पर 3/4 मतलब 75% कर दिया। जो लूट का धन था जिसको हम खमस कहते हैं। आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। दिस शब्द इज डिनोटेड बाई। खमस क्या है? लूट का धन। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से जितना उसने बेईमानी किया उसके वजन के बराबर मांस काटने की जो व्यवस्था की। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर, जो इसका सेनापति था, महत्वपूर्ण साहसी था। और जयमेत खाना मस्जिद, अल्लायू दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा का महल, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद भी रखने हैं क्योंकि ये शब्द बार बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं कि ये शब्द किसको डिनोट करता है। बरीद क्या है? मोहनियान गुप्तचर का है। दीवान रियासत क्या है? सहना मंडी। देखते हैं हम। दीवान ए रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक मतलब सुपरिटेंडेंट कौन था? सहना ए मंडी। बरीद क्या था? एक गुप्तचर होते थे, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करते थे, बरीद। और मुनहियान या गुप्तचर सूचना देता था। सहना मंडी क्या थी? जहाँ इसमें लिखा हुआ है कि देवी अधिकारों के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने देवी अधिकार मतलब क्या था? राजा देवता की कृपा से बैठे हैं। सिकंदर एसानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नसीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। और सराय अदल, सहना ए मंडी क्या थी? ऐसी मंडी थी जहाँ पर वस्तुओं को, जिस प्रकार आज अनाज मंडी है इसी प्रकार उस टाइम में सहना मंडी होती थी। सराय अदल क्या है? यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज़शाही से मिलती है। खजाइल नुल, फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता और फतूह हस लातिन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहसिब और नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि क्या होती थी? जो राजा के अंडर आती थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर कौन थे? चराई कर और गड्डी कर। चराई कर क्या होता है? दुधारू पशु पर लगाया जाता था। और गड्डी कर क्या होता है? घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 में हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नंगन स्त्री और पुरुष दोनों पसंद थे। इम्पोर्टेंट है कि इस खिलजी वंश के शासक को नगन स्त्री और पुरुष पसंद की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नंगन होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरे साथ अपनी तैयारी में, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे यूपीपीसीएस की हो, चाहे बीपीएससी की हो, अगर सहयोगी और भागीदार बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वो मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरह, जैसे मैंने 2020 के मेंस में गलती की है, वो आप ना दोहराएं। आप प्रथम या सेकंड अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्वालिफाई करें। धन्यवाद दोस्तों।